हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं टी कंचन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन के मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 7। और पार्ट नंबर 7 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक हमने बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर 50 तक, और उन सब के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उन पे क्लिक कीजिए और देखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलो बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। और पार्ट नंबर 7 में हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, बोला गया है कि आपको एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है, और इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए उसने आपको 3 डाटा दिया है। पहला डाटा दिया है कि उसका फोकस इतना है, उसकी एसेंट्रिसिटी इतनी है और उसके डायरेक्ट्रिक्स इतनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इलिप्स की। इसकी इक्वेशन निकालनी, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स है क्या? इलिप्स हुआ, चाहे सर्कल हुआ, चाहे पैराबोला हुआ, चाहे हाइपरबोला हुआ, सारे के सारे क्या होते हैं? कॉनिक सेक्शंस होते हैं। कॉनिक सेक्शंस का मतलब जब किसी कोन को, एक राइट सर्कुलर कोन को हम बात करें, एक प्लेन से कट किया जाता है, तो कट करने पर डिफरेंट तरीके से कट करने पर डिफरेंट फिगर मिलते हैं, डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं। वो सेक्शंस क्या क्या होते हैं? सर्कल होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है। उस कॉनिक सेक्शन में एक जो कॉनिक सेक्शन होता है वो इलिप्स भी होता है। और कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन निकालने का तरीका जो होता है वो होता है PS/PM = E। होता क्या, डेफिनेशन क्या होती है? तो कॉनिक्स ये तो हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीन की कैसे हमें ऑब्टेंड होता है, लेकिन हम बात करें मैथमेटिकल वे की कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉनिक सेक्शन एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है। ध्यान से सुनिएगा, कॉनिक सेक्शन क्या होता है? एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को ही हम बोलते हैं ई का मतलब है एसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू चेंज होगी तो कॉनिक सेक्शन, अलग अलग कॉनिक सेक्शंस मिलेंगे। जैसे मान ले ई की वैल्यू 0 हो गई, एसेंट्रिसिटी 0 हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कल मिलेगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई तो पैराबोला मिलेगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू <1 हो गई तो इलिप्स मिलेगा। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू <1 हो गई तो मुझे हाइपरबोला मिलेगा। और E = √2 है तो इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमें ध्यान से देखो, E की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? 1/2 <1 है। और जैसे E की वैल्यू <1 हो गई, इसका मतलब क्या बन गया? वो इलिप्स। और क्वेश्चन में वैसे भी बोला गया है कि आपको इलिप्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ध्यान से क्या क्या चीजें दी होती है। मैंने कहा फोकस, क्योंकि मैंने बताया कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन की ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है? फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स्ड पॉइंट, ये रहा। दूसरा मैंने बताया था आपको कि फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन क्या होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, वो भी दिया हुआ। उनका जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मैंने बताया था एसेंट्रिसिटी, वो भी दिया हुआ है। जनरल कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन में बताया कि P की S से डिस्टेंस और P की उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो कितना होना चाहिए? E कांस्टेंट होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को हम अप्लाई करते हैं और इलिप्स की इक्वेशन निकालते हैं। देखो कैसे निकाला। ये देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स PS/PM = E। PS का मतलब है कि जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना, उसकी उस फिक्स्ड पॉइंट मतलब फोकस से डिस्टेंस। ये फोकस से डिस्टेंस मैंने लिख दी, सबको पता है 2.4। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इक्वल टू ये E की वैल्यू कितनी दी? 1/2, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए कुछ नहीं करता, उस पॉइंट P को मैंने P अभी x, y माना है। आप चाहो तो पहले h, k मान सकते हो, पूरी इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। लास्ट में h को x से और k को y से रिप्लेस कर सकते हो। बड़े ऐसा नहीं करो, मैं सीधा P को x, y से ले रहा हूं। यहाँ पे मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उस पॉइंट को उस इक्वेशन में क्या करा दो? सेटिस्फाई करा दो अपॉन √x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ कितना? 1, और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना? -1, तो इसका स्क्वायर भी कितना होगा? 1 + 1 कितना हो गया? 2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। और हमारे क्वेश्चन में जो आंसर है 2, उसके अंदर यही दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास में इक्वेशन ऑफ इलिप्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 भी एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर आपको बोला गया है कि आपको एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना। ध्यान से देखना क्या निकालना? लोकस। जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकस निकालते हैं तो जिस पॉइंट का लोकस निकालते हैं, अगर हम 2D की बात करें तो उस पॉइंट को हम कितना मान लेते हैं? h, k मान लेते हैं। जो भी कंडीशंस दी हुई है उनको सेटिस्फाई कराते हैं और लास्ट के अंदर h को x से रिप्लेस कर दो और k को y से रिप्लेस करो। मैं भी यही कर रहा हूं। दिया क्या है उसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ढंग से रीड करो। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया है कि एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है।
मुझे नहीं पता वो सर्कल क्या है, मैंने उसके सेंटर कितना मान लिया, ये मेरे पास रहा h k मान लिया, इसी पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। लेकिन अब प्रॉपर्टी दी हुई है, कंडीशंस दी हुई है कि जिस सर्कल के सेंटर का आप लोकस निकाल रहे हो वो एक तो किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। एज वेल एज उसके अंदर बोला गया है कि एक और सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और उस सर्कल को भी वो क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है। आपको दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना, एक होता है एक्सटर्नली टच करना, एक होता है इंटरनली टच करना। इंटरनली टच करने का मतलब है दो सर्कल है, इंटरनली टच इस तरह से करेगा, ये एक्सटर्नली टच किया हुआ है, ये सर्कल हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन ये लिखी हुई, इस सर्कल को ये क्या करा है, टच करा, ये सर्कल मैंने माना है जिसका सेंटर मैंने कितना मान लिया, h k, और ये देखो y एक्सिस को टच करा। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे मुझे रेडियस निकालनी, और रेडियस निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है जो जिसका सेंटर का लोकस हमें फाइंड आउट करना है, वो अगर y एक्सिस को टच करता है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो इसकी रेडियस होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगा, इसके सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो ये कितना है, h। तो इसका मतलब इसके रेडियस कितनी आगे, रिक्वायर्ड जो सर्कल है उसके रेडियस कितनी आगे, h, और सेंटर कितना हो गया, h k, इस सर्कल को क्या करा, टच करा। अब ध्यान से देखो, और कुछ भी नहीं करना था, ये जो y एक्सिस को टच कर रहा है ये किस लिए दिया था कि आप रेडियस निकालो, रेडियस h आ गई। अब इन दोनों का यूज करते हैं जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस फिगर के अंदर अगर ये सेंटर C2 हो गया जिस रिक्वायर्ड है, ये C1 जो हमें गिवन सर्कल है उसका सेंटर हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो वो कितना होगा, इस सर्कल की रेडियस प्लस इस सर्कल की रेडियस, ज्योमेट्रिकली हमें दिख रहा है फिगर से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है h k मैंने मान लिया, तो उन दोनों पॉइंट्स, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उनके रेडियस के सम के इक्वल होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों की निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, r1 h+2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, और ये मेरे पास में क्या आ गया, ये तो मेरे पास में आ गई इक्वेशन। मैंने कहा था लोकस निकालना है, लोकस निकालने के लिए h को x से रिप्लेस कर दो और k को किससे रिप्लेस कर दिया, y से रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरे पास में आ गया क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर 4। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो था हमारे पास में 51 52। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 53 का जो मैं आंसर है वो सबसे पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर है वो है आपका 4 और 4 ऑप्शन के अंदर है, मॉड्यूलस ऑफ m इज लेस देन 3, आई थिंक ये। हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आपको एक लाइन दी हुई है y = mx और आगे दिया हुआ एक सर्कल x² प्लस y² और माइनस के 20y एंड प्लस के 90 = 0। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। If the straight line y = mx neither touches or intersects the circle, then m की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये लाइन जो है वो इस सर्कल को ना तो टच करती है ना ही इसको इंटरसेक्ट करती है, तो m की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन डिफाइन करके दिए हुए, आंसर इसका होगा mod m < 3। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। 3 पॉसिबिलिटी, एक लाइन कोई भी मान लेते हैं, एक सर्कल कोई भी मान लेते हैं, उसकी 3 पॉसिबिलिटी होगी, या तो उसको टच करेगा, या फिर उसको इंटरसेक्ट करेगा, या फिर दोनों ही नहीं करेगा। तीनों सिचुएशन को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे ये सर्कल ठीक है, और ये सर्कल, तीनों सिचुएशन को देखते हैं। पहली सिचुएशन ये कि इसको ये क्या कर रहा है, इस तरह से टच कर रहा है, ये लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन मान लेते हैं, या कोई भी लाइन दी हुई है उससे मतलब नहीं है। ये सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, इसकी रेडियस में मान लेता हूं कितनी है, r है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये अगेन इसका सेंटर C1, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, r दी हुई है, ध्यान से देखो। ये अगेन इसका सेंटर C1 है और ये कितना हो गया, इसकी रेडियस r। और तीसरी सिचुएशन ये वाली बन सकती है कि ना तो उसको क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है, ना ही टच कर रहा है। तीन सिचुएशन को देखते हैं। अब ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल मीन, हमें तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, और मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, मैं ये क्या करता हूं, इसके सेंटर से इन लाइन पे क्या करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो जैसे मैं यहां से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और मदद p। तो ध्यान से देखो, इस केस के अंदर अगर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो यहां से यहां तक की कितनी, उसकी रेडियस ही तो है, तो इसका मतलब इस केस की बात करूं तो p की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, r के इक्वल होगी। मतलब उसके सेंटर से उस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो अगर उसकी रेडियस के इक्वल है तो वो लाइन उसको क्या कर जाएगी, टच कर जाएगी। दूसरी सिचुएशन ये, इसमें भी क्या करता हूं मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखो p, लेकिन मेरी r तो इतना है, r मेरा इतना है, p उससे क्या है, कम है, तो p की वैल्यू क्या होगी, लेस देन r। इसका मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन और एक सर्कल के केस में, सर्कल के सेंटर से स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसके रेडियस से अगर कम आ जाती है तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो उस सर्कल को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और तीसरी सिचुएशन में क्या होगा कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ग्रेटर देन r। इस केस में क्या होगा, वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, मींस ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को ना तो टच करे, मतलब ये सिचुएशन भी नहीं हो, और ना ही उसको इंटरसेक्ट करे, मतलब ये सिचुएशन भी नहीं हो, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी? जब दोनों सिचुएशन नहीं है तो बची कौन सी? ये वाली सिचुएशन। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए? p ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? r। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। अब p क्या है यहाँ पे मैंने बता दिया, p क्या है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। इसका सेंटर कितना हो गया? यहाँ पे निकालो c1। x कोऑर्डिनेट नहीं है तो कितना हो गया? 0। y कोऑर्डिनेट है तो उसका हाफ कर दो, माइनस के साथ में कितना जाएगा? c1 0,10। इस सेंटर से क्या करना है? इस पे परपेंडिकुलर डालना है। इसके रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी होगी? r1 कैलकुलेट कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस कितना हो गया? 100 और माइनस कितना हो गया? 90, तो कितना गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, तो इसका सेंटर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब ध्यान से देखो, p मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालते हैं, उसके सेंटर से उस लाइन के अंदर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो। आप इसको बेटर रहेगा इस तरह से लिख लो, y माइनस mx इक्वल टू कितना हो गया? 0। सेंटर कितना है? 0,10। इसके अंदर पुट करो, जैसे रखोगे आपके पास में ये कितना हो गया? 10 और माइनस ये कितना हो गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या बताया था आपको? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? m स्क्वायर, और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया p ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? r, और r क्या है? रेडियस, और रेडियस कितनी? स्क्वायर रूट ऑफ 10। दोनों तरफ एक काम करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे स्क्वायर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ध्यान से देखो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो कितना हो गया? 100। ठीक है, और ये कितना हो गया? ग्रेटर देन। स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया? m स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1, और ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना हो जाएगा? दैट इज 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप क्या लिख सकते हो? m स्क्वायर, और इस क्वांटिटी को इधर लाओगे तो कितना हो गया? माइनस के 9 लेस देन 0। फैक्टर कर लो, और यू कैन राइट m की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूं, कितना हो गया? -3 से लेकर के 3 तक। और जब m -3 से 3 के बीच में होता है तो आपको पता है, सॉरी यहाँ पे यस ओपन इंटरवल ही आएगा, तो यहाँ पे जैसे m की वैल्यू -3 की 3 के बीच में, आप इसको क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ m लेस देन 3। आप सबको पता है, इतनी मैथ्स तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 53। कुछ भी नहीं था, आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना था कि जब आपको एक स्ट्रेट लाइन दी हो, एक सर्कल दिया हो, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो वो लाइन उसको टच करेगी, या इंटरसेक्ट करेगी, या फिर दोनों ही नहीं करेगी। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों सिचुएशन नहीं है, तो ये सिचुएशन को हम कैप्चर करते हैं। इस सिचुएशन में p ग्रेटर देन कितना होगा? r। अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला बताता हूं क्योंकि बार बार यूज में आ रहा है। सपोज मान लेते हैं मेरे पास में p है और h के पॉइंट दिया हुआ है, और लाइन जो है मेरे पास में इस तरह से मान लो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस तरह की सिचुएशन है, ये लाइन है और ये पॉइंट है p h को मान के। इससे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मान लेते हैं m पॉइंट्स पे, और इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ p। तो pm इक्वल टू जो p होता है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा दो, मींस ah प्लस bk प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बार बार यूज में आ रहा है तो इसको लिख ही लेते हैं। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 53, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। मैं इसको रफ कर रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन नंबर 54 ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन इसमें करना है केवल आपको। क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर क्या है आंसर, इसका मैं लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 3 और 3 के अंदर कितना दिया? 1/3। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक सिलेंडर दिया हुआ है और उस सिलेंडर को हम क्या करते हैं? प्लेन से कट करते हैं। कट करने पे जो रीजन बनता है उस रीजन का हमें वॉल्यूम निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको एक सिलेंडर दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। ये सिलेंडर जो है उसका बेस दिया हुआ है। बेस कौन सा आपके पास में? एक सर्कल है, और सर्कल किसके अंदर है? ध्यान देना, यहाँ पे एक्स और जेड प्लेन के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आपको इसको कट किससे किया हुआ है? तो प्लेन्स की इक्वेशंस हमें दी हुई है, और प्लेन्स की इक्वेशंस को ध्यान से देखो, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना है? y। तब आपको पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल सा वापस ये इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रिपल इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। हम सबको पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम कितना होता है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होता है dx डिवाइड dz। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दो चीजें होती है, जो फर्स्ट 2 इंटीग्रल्स होते हैं ये होते हैं प्लेन के अंदर, और हमारा प्लेन के अंदर फिगर कौन सा है? हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा? x की लिमिट पुट कर देते हैं, यहाँ पे मैं z की लिमिट पुट कर देता हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे किसकी लिमिट बच गई, y की लिमिट बच गई। तो y सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो dx, उसके बाद में dz और dy, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। y सबसे पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद z कैलकुलेट करना है, उसके बाद x कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखो, आगे कुछ क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, कुछ ऑक्टेंट इसमें हाँ बोला गया द वॉल्यूम ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। और जैसे ही फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब होता है हमें उसकी लोअर लिमिट हमेशा कितनी लेनी है, 0। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0 लेंगे क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव होती है फर्स्ट ऑक्टेंट में, इसलिए 0 लेते हैं। तो 0 0 और 0। अब बात करते हैं अपर लिमिट की, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x, सिंपल सी बात है। z इक्वल टू 0 यहाँ पे आपके पास में है, z इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन के अंदर, तो z की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास में, g को 0 पुट करोगे, सॉरी x की लिमिट यहां से निकालो ना, यहां से z की लिमिट कितनी निकल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 नहीं, z की लिमिट यहाँ पे कितनी निकल जाए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 0 पे कितना पुट कर जाएगा, z की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितना है, प्लस माइनस में, लेकिन अपने को लेनी कितनी है, 1, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर। सिंपली इंटीग्रेशन है, इसको कैलकुलेट करो, और जैसे कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर लोगे, टाइम वेस्ट नहीं करते इसके अंदर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। मैं बार बार 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। वॉल्यूम दो तरह से निकलता है, एक तो आपको सिंपली रीजन दे दे और पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम निकालो। एक ये हो सकता है कि आपको प्लेन फिगर दे दे और उसको रोटेट करवाया जाए और उसके बाद जो 3D फिगर बनना उसका वॉल्यूम पूछा जाए, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन जब रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसके फॉर्मूले में हम देख चुके हैं कि वॉल्यूम कितना होता है जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते, तो इंटीग्रेशन पाई बाई स्क्वायर dx, लिमिट लगा देंगे जहां से जहां तक हमें रोटेट करना है। लेकिन जब हमें फिगर ऑलरेडी दिया हो, रोटेट नहीं किया गया, आपको बोला गया हो कि इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 था और क्वेश्चन नंबर 55। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो आंसर है 4, और 4 के अंदर आपको दिया है -23। ध्यान से देखो क्या बोला गया इसके अंदर। इसके अंदर बोला गया कि आपके पास में एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर एक कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और दूसरा सर्कल आपको दे रखा है। आपको बोला गया कि एक सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, उसकी जो परिधि है, उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, उस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं। सर्कल आपको एक तो C1 दिया हुआ है, C1 आपके पास में है x² + y² + 6x - 2y + k = 0। ये आपके पास में एक सर्कल है। और एक दिया हुआ है C2 दिया हुआ है, और C2 जो है आपके दिया हुआ है x² + y² और प्लस 2x - 6y और -15 = कितना होगा, 0। ये आपके पास में दो सर्कल है, और बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि द सर्कल दिस बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिस, तन k की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि C1 जो है ध्यान से देखना, बाइसेक्ट करता है किसको, C1 बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ किसकी, C1 की, सॉरी C2। तो ये जो सर्कल आपको पहला दिया हुआ है, ये पहला जो सर्कल है वो दूसरा जो सर्कल है, उस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है जो उसका है, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तब आपको बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालें। ध्यान से देखो, रूल ये होता है, प्रॉपर्टी ये होती है कि सपोज मान लेते हैं ये मेरे पास में सर्कल है, और ध्यान से देखना ये सर्कल जो है वो मैं C2 ले लेता हूं, क्योंकि C2 की सर्कमफ्रेंस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एक वो सर्कल है, सर्कम जैसे ये रहा हमारे पास में, यहां से क्या करता है, दूसरा सर्कल मूव करता है इस तरह से, और इस तरह से क्या कर देता है, उसको बाइसेक्ट कर देता है। ये दूसरा सर्कल मेरे पास सपोज C1, एकदम सर्कल तो नजर नहीं आ रहा, मान लो। तो ये C2 है, ये C1 जो है इसको क्या करता है, बराबर दो भागों में डिवाइड कर देता है। तब आपको बताना है कि इस k की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कोई सर्कल C1 C2 को बाइसेक्ट करता है, तो आपको यह पता होगा, बाइसेक्ट करना आप भूल जाइए, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या होती है, एक कोड पास होती है, जिसको बोलते हैं हम कॉमन कोड। यहां पे भी क्या होगा, इन दोनों के, हम बात करें इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहा, यहां से क्या होगा, एक कोड पास होगी। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलते हैं कॉमन कोड।
ठीक है, ये तो होता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनेगी, कॉमन कोड। और कॉमन कोड निकालने का सिंपल सा तरीका होता है C1 - C2 = 0। अब उसको बोल जाइए, इसका मतलब ये जब बाइसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये सर्कल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इनमें क्या होगा, एक कॉमन कोड होगी। और प्रॉपर्टी ये होती है कि जब C1 जो है वो C2 को बाइसेक्ट करता है तो उस केस के अंदर इन दोनों की जो कॉमन कोड होगी वो किसके सेंटर से पास होगी, C2 के सेंटर से पास होगी। C2 जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, वो नहीं जो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका सेंटर तो कहां होगा, इसका सेंटर तो यहां होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि C1 bisects the circumference of C2, that is क्या होगा, कॉमन कोड। किनकी कॉमन कोड, कॉमन कोड किस पे, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उन पे जो कॉमन कोड होगी वो क्या होगी, पासेस थ्रू, अब किससे, द सेंटर, लेकिन सेंटर किसका लेना है, सेंटर ऑफ C2 का। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन टेंजेंट निकालते हैं, सॉरी कॉमन कोड निकालते हैं, टेंजेंट नहीं, कॉमन कोड। तो कॉमन कोड की इक्वेशन कितनी होगी, C1 - C2 = 0। C1 कितना दिया हुआ है, ये आपके पास में, ठीक है। C1 - C2 = 0। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितना होगा, 6x, 6x - 2x कितना हो गया, दैट इज 4x, ठीक है। माइनस के 2y यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के, तो ये कितना आ गया, प्लस के 4y। ध्यान से देखो, यहां पे हो गया प्लस के k और कितना हो गया, प्लस के k प्लस कितना हो गया, 15 = 0। ये अपने पास में आ गई कॉमन कोड और इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूं। 1 किससे पासेस होता है, 1 पासेस थ्रू, मैंने बताया सेंटर ऑफ C2, तो इसको C2। अब C2 की वैल्यू निकालते हैं, मैंने कैलकुलेट किया है क्या कहीं पे, नहीं किया। इसके सेंटर से पास आउट होता है, पास होती है, तो C2 का सेंटर कितना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो 2x है तो कितना हो जाएगा, -1 और -6 है तो कितना हो जाएगा, सॉरी, तो इससे पास होता है, पास करवा दो। C2 -1, 3 जैसे पास करवाओगे, यहाँ पे कितना हो गया, -4, x की जगह -1 रख दो, y की जगह 3 रख दो, तो ये कितना हो गया, प्लस के 12 प्लस k प्लस 15 = 0। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू कितनी हो गई, 23, -23, सॉरी क्योंकि उस साइड चला जाएगा सब कुछ, -23। ये हमें कैलकुलेट करना था। तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था, बस आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब दो सर्कल या एक सर्कल दूसरे सर्कल को बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी आपको पूरा कंप्लीट कैलकुलेट नहीं करना था, आपको ऑप्शन देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं पहले तो, फिर देखते हैं कि ऑप्शन से इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 और 56 का आंसर जो है वो है आपके पास में 2। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, काफी बड़ा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। और जैसे ही पैराबोला आपके दिमाग में आता है, जैसे ही वो पैराबोला बोलता है, पैराबोला एक ऐसा कोनिक सेक्शन होता है जिसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, जिसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो पैराबोला इसके एसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई, तो इसमें ही छुपा ई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, अगेन आपको दिया हुआ इसका फोकस, और फोकस जो है वो डिफाइन करके दिया हुआ है कितना, 3, -4, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है वो डायरेक्ट्रिक्स कितनी दी हुई है आपके पास में, दैट इज 6x - 7y + 5 = 0। ये दिया हुआ। अगेन आपसे बोला गया कि उस पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसका फोकस ये रहा और डायरेक्ट्रिक्स ये है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, हमने एक इलिप्स की इक्वेशन निकाली जिसके एसेंट्रिसिटी दी है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी देनी पड़ेगी उसको, क्योंकि E < 1 होता है। उसमें दिया था आपको डायरेक्ट्रिक्स, उसमें दिया था फोकस, हमने यूज किया था PS/PM = E। यहाँ पे भी सेम करते हैं। पैराबोला भी एक कॉनिक सेक्शन होता है, तो कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें पता है कि पैराबोला एक ऐसा कॉनिक सेक्शन होता है जिसके लिए E की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हेंस इक्वेशन ऑफ किसका, पैराबोला, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, PS = PM। क्यों हो जाएगा, क्योंकि PS = कितना होता है, EPM, और E की वैल्यू कितनी है, 1। अब ध्यान से देखो, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये फोकस रहा, √(x - 3) का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे पुट करेंगे 6x - 7y + 15/√. ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 49।
ठीक है, दोनों तरफ जैसे स्क्वायर करोगे ये टोटल कितना हो गया 85, तो ये तो हो गया 85। ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो गया 6x माइनस 7y प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है, काफी बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, सीधे ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस भी इसी फॉर्म में दिए हुए हैं कि आपको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़े, और हम मैं भी डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। तो ऑप्शन इसके देखते हैं, तो अगर हम चारों ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो चारों ऑप्शन में पहली चीज तो सेम आ रही है 7x प्लस 6y का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ में आपके पास में आ रहा है 2100। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको जस्ट साइन में देखना, आपके पास x का जो कोफिशिएंट है वो 570 है और y का कोफिशिएंट कितना आपके पास 750 है। बस सिर्फ चेंजेस है तो इन्हीं x और y के साइन में प्लस और माइनस का चेंजेस है। तो यहां से अगर हम नोटिस करें, जब हम इसको कैलकुलेट करें तो ऑफ कोर्स सारी क्वांटिटी को इस साइड लेके आओगे। तो यहाँ पे अगर हम x के साइन की बात करें तो यहाँ पे x का साइन कितना होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से कितना होगा माइनस के 6x, और माइनस के 6 को जब आप 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में क्वांटिटी काफी आएगी। इधर से आपकी बात करेंगे हम लोग एक्स वाई की, तो केवल x की बात करेंगे तो कितना हो गया 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90, और ये कितना है 85 इंटू 3, तो ऑफकोर्स ये क्वांटिटी बड़ी है। तो इसका मतलब होगा कि x का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस है तो y का साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये हमें क्वेश्चन में देखना है। देखो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर x का साइन जो दिया हुआ है वो नेगेटिव है और y का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो यही आंसर हो जाएगा। मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये होगा 7x प्लस 6y का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस 570 x प्लस 750 y प्लस 2100 इक्वल टू 0। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की, और क्वेश्चन नंबर 57 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। आपको जो बोला गया उस लाइन को पढ़िएगा। आपको बोला गया एक पैराबोला की इक्वेशन, एक पैराबोला दिया हुआ है, और पैराबोला लेकिन इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x को यूज करेंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 57 और क्वेश्चन नंबर 57 का जो आंसर है वो आंसर है 1, और 1 के अंदर जो दिया हुआ है वो 5/4 और माइनस 1 दिया है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक पैराबोला है, और उस पैराबोला के लिए आपको दिया है कि y स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। आगे बोला कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज दिस। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा नहीं पूछा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या उसको देखते हैं। आपको दिया हुआ है कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, और आपको इस पैराबोला के अंदर जो इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब, और इसकी जो एक्सिस होगी x, उस लेटेस्ट रेक्टम और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, नाभिलंब और साथ ही साथ उसके जो अक्ष होगी उसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर हम इसको डायग्राम देखें, अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ही बात कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ठीक है। ये तो क्या हो गई, हमें पता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए जो x एक्सिस होती है वो तो क्या होती है, उसकी एक्सिस होती है। ये फोकस जो होता है s कितना होता है a,0, और फोकस के परपेंडिकुलर एक लाइन जो इसको कट करती है, हम कहें कि एक कोड जो फोकस के परपेंडिकुलर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सब बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लेटेस्ट रेक्टम है और एक्सिस है, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, यही तो है। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम और जो एक्सिस है उस एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होता है, उसका फोकस होता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधा ये नहीं पूछा गया है कि इस पैराबोला का फोकस निकालो, ये ना पूछ करके ये पूछा गया है कि आपका इसका जो लेटेस्ट रेक्टम होगा और उसकी जो एक्सिस होगी उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, और हम सबको पता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होता है a,0। तो हम एक काम करते हैं, कैसे निकालें, इस जो कर्व है उसको स्टैंडर्ड के अंदर चेंज कर लेते हैं, और जैसे चेंज करेंगे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू a के इक्वल है और y की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो ध्यान से देखो, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और माइनस 1 में कर देता हूं, तो ये कितना हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूं, प्लस कितना हो गया 4x है, माइनस 1 करोगे तो कितना हो गया -9 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इस क्वांटिटी को उधर ले जाते हैं, जैसे उस साइड लेके जाओगे कितना हो गया 9 माइनस 4x हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, केवल यहाँ पे x से, यहाँ पे इस x का मतलब होता है x माइनस 0, इसका मतलब होता है y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तभी तो 0,0 उसका वर्टेक्स आता है।
अब ध्यान से देखो, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 4b में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और -4 यहाँ से कॉमन ले लूँ। जैसे -4 यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये कितना हो गया, x माइनस कितना हो गया 9/4। ठीक है, अगर हम इसका कंपेयर करें तो एक तरह से कितना हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4a और x, इसको a इसी तरह से रहने दो, ये हो गया। इससे हम कंपेयर करते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y प्लस 1 एंड कैपिटल x की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस 9/4 एंड a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -1। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना उसका फोकस। फोकस का मतलब है इस पैराबोला के अंदर उसका फोकस क्या होता है, ये होता है। फोकस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया लेटस रेक्टम और उसके एक्सिस जो है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। अब इस पैराबोला की बात करें तो इस पैराबोला के अंदर उसका फोकस कितना होगा, a,0। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो a होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, 0। तो x कोऑर्डिनेट जो कैपिटल x मैंने लिखा है यहाँ पे वो तो a के इक्वल होना चाहिए एंड कैपिटल Y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। जैसे कैपिटल Y की वैल्यू 0 रखोगे, y प्लस 1 कैपिटल Y की वैल्यू, तो y की वैल्यू यहां से तो कितनी आ गई, -1। यहां पे आप पुट करोगे x कितना है, x माइनस ये कितना हो गया 9/4, a की वैल्यू कितनी -1, दिस इंप्लाइज x कैलकुलेट करोगे आपके पास में कितना आ जाएगा 5/4। तो दिस इंप्लाइज जो फोकस आपके पास पॉइंट आ गया, आंसर हो गया आपका 5/4, -1। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, आपको सीधा सीधा नहीं पूछ के कि ये पूछा गया कि लेटेस्ट रेक्टम और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, वो फोकस होगा। और हमने क्या क्या इस जो इक्वेशन दी हुई है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या कर लिया, उसका कंपैरिजन कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 57। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ये तो सिंपल तो नहीं था, लेकिन इसको तो अगर एग्जाम में अगर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 58 को, तो आप ऑप्शन से ट्राई करो, प्रॉपर मेथड से ट्राई करोगे, काफी लेंथी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 58 मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो आंसर है 1। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक सर्कल है और सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो 1, 0, 0, -6 और 3, 4 से पास होता है। ठीक है, तो मेथड नंबर फर्स्ट तो यही है कि आप इसको सीधा ऑप्शन से चेक कर लो। क्या बोला गया, आपको बोला गया कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। तो 3 पॉइंट से पास होता है, इसका मतलब हमारे 4 ऑप्शन में जो भी सर्कल होगा वो तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए। जो भी ऑप्शन में जो सर्कल दे रखा वो तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा, वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे। तो जैसे पॉइंट्स को पुट करते हैं चारों ऑप्शन के अंदर, तो सबसे आसान पॉइंट मुझे लग रहा है 1, 0। आप एक काम करो, चारों ऑप्शंस में 1, 0 को पुट करके फटाफट से देख लो। जैसे पुट करोगे आपको पता चलेगा कि केवल पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो 1, 0 को सेटिस्फाई करा, बाकी और कोई भी 3 ऑप्शन 1, 0 को सेटिस्फाई नहीं करें। इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, तो पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा इसको ऑप्शन से करने का तरीका। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सर्कल की इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। सर्कल की इक्वेशन कितनी एज्यूम करें, किस तरह से, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ध्यान से देखो, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं इसको क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है। यहाँ पे इस सर्कल की इक्वेशन में हम देखते हैं तो कितने कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, g, f और c। और कितने पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसको सेटिस्फाई कराओगे, इसको सेटिस्फाई कराओगे, इसको सेटिस्फाई कराओगे, 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराने में मुझे 3 इक्वेशन मिलेगी। 3 इक्वेशन और 3 ही मेरे पास में क्या अननोन, तीनों इक्वेशन से किसके वैल्यू निकालेंगे, g, f और c की यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करते हैं क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 58। ये कर लेना, आसान सा था। अब 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं इस पार्ट के अंदर। मैं पहले इनको सबको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 की। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बोला गया है कि अगेन सेम चीज है, एक सर्कल दिया हुआ है और एक पैराबोला दिया हुआ है और उनकी जो कॉमन टेंजेंट है उस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 59, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 59 और इसका जो आंसर होगा, आंसर है 3 के अंदर लिखा हुआ y √ 3 = x + 3। ध्यान से देखो क्या बोला गया इसके अंदर, आपको एक तो सर्कल दिया हुआ है, सर्कल इक्वेशन आपको कितनी दी हुई है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y² = 9, और आपको एक दिया है पैराबोला और पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। The equation of the common tangent touching the circle and the parabola above the x axis is, आपसे बोला गया है कि आपको
इन दोनों की क्या करनी है, एक कॉमन टेंजेंट निकालें, लेकिन वो कॉमन टेंजेंट क्या पे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए। मींस उसके अंदर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी कैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा ऊपर टच करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा इन दोनों कर्व को कहां टच करनी चाहिए, ऊपर करनी चाहिए। अब ध्यान से देखो करेंगे कैसे। तो पहले तरीका तो ये कि हम क्या करें, इसकी एक टेंजेंट निकाल लेते हैं और उस टेंजेंट को इसको टच करवा देते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, याद हो तो किस तरह से करेंगे। सपोज इस तरह से आप मान लो कि ये पैराबोला है और इसकी ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट जो है इस सर्कल को भी क्या कर रही है, टच कर रही है। मैं रफ फिगर बना रहा हूं, प्रॉपर तरीके से आप बना सकते हैं। ये हो गया, ये एक्स एक्सिस है, कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से बन गया सपोज। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब ये पैराबोला है और ये टेंजेंट जो इसको टच कर रही है, तो यहां पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी सर्कल को अगर टच करती है तो उसके सेंटर से अगर उस स्ट्रेट लाइन पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल होती है, उसके रेडियस के इक्वल होती है। तो सिंपली अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस लाइन की इक्वेशन मुझे किसी तरह से मिल जाए तो मैं इसके सेंटर से क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डाल दूंगा, उसको रेडियस के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मुझे सर्कल दे रखा है, रेडियस कितनी है 3 है, सेंटर कितना 3,0। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसको करने का तरीका क्या होगा। करने का तरीका यही है कि हमें दिया हुआ एक पैराबोला और इस पैराबोला की जो है वो टेंजेंट की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए स्लोप फॉर्म में। नहीं याद है तो कैसे करेंगे, याद वैसे तो होनी चाहिए। जितने भी स्टैंडर्ड टॉनिक सेक्शन है आपके पास में उनके आपको टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल अगर है तो उसकी इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करें, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की अगर नहीं याद है तो ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जो टेंजेंट होती है उस टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम निकालें तो निकालने में पाते हैं कि कितनी आती है, y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन कितना m। ये होती है किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। कई बार अगर आपको नहीं पता है कि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन कितनी है तो आप क्या करोगे, इस पैराबोला के लिए मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेता हूं एक, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं इसके 80 स्क्वायर 280। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है t इक्वल टू 0। टेंजेंट कितना होगा, t इक्वल टू 0। t का मतलब ये होता है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें x स्क्वायर की जगह आप x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो y1 से रिप्लेस कर दो, और अगर आपके पास में 2xy दे रखा है तो उसको xy1 प्लस yx1 से रिप्लेस कर दो, 2x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस कर दो y प्लस y1 से, और कांस्टेंट क्या रख दो, सेम रख दो। यहां पे भी हम ऐसा ही करते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 मान लेता हूं। 80 स्क्वायर है तो y स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा आपके पास में, y1, और y1 की वैल्यू कितनी है 280, तो कितना लिख सकता हूं y इंटू 280 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो 4a, इसको मैं इस तरह से लिख लूं 2 टाइम्स a और कितना हो गया 2x, और 2x को किससे रिप्लेस करूंगा x प्लस x1, और x1 की वैल्यू कितनी यहां पर 80 स्क्वायर। ये आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। चाहो तो आप इसको 2a से तो 2a कैंसिल आउट हो गया तो कितना बच गया x माइनस वाई टी इक्वल्स टू, सॉरी x माइनस वाई टी, इसको इस तरह से प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में क्या आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन। तो फिलहाल अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम क्या करेंगे इस तरह से। अब देखो ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है, m क्या होती है यहाँ पे, स्लोप होती है, तो सिंपल सी बात है dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। जैसे रखेंगे हमें t की वैल्यू m के फॉर्म में मिलेगी, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करते मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो बेटर होगा कि आपको हमेशा इक्वेशन याद रखनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके लिए इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों ऐसा निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो इसकी टेंजेंट है वही इसकी टेंजेंट हो तो फिर उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो इसके टेंजेंट में मान लेता हूं कितनी होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4h। स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितनी आ गई y इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m, और मैं इसको इस तरह से लिख लूं ज्यादा बेटर रहेगा, mx प्लस 1 बाई m माइनस y इक्वल टू 0। ये किसकी टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई पैराबोला की। लेकिन क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया है कि जो टेंजेंट आपके पास में अगर वो इसकी भी टेंजेंट हो तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपके पास में इस टेंजेंट, ये किसकी टेंजेंट है, टेंजेंट टू सर्कल, और सर्कल कौन सा है आपके पास में, सी की भी है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब इसके टेंजेंट, इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसके हैं, इसका मतलब क्या होगा
कि इसके सेंटर से मैं इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर P जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी रेडियस R के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं। P कैलकुलेट करने का तरीका बताता, उसको उस लाइन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे पुट करोगे ध्यान से देखो, सर्कल के सेंटर कितना है, यहाँ पे सेंटर की हम बात करें, सेंटर कितना होगा, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 3 और y की वैल्यू 0 और रेडियस कितनी होगी इसकी, वो भी 3 दे रखी है। 3,0 को इसके अंदर सेटिस्फाई करा दो, जैसे मॉड्यूलस लगाएंगे तो ये कितना हो गया अपना 3 और 3m प्लस 1/m, और ये स्क्वायर रूट में हम बात करें तो इसका कितना हो गया, जैसे हम पुट करेंगे m स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया 3। दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा, देखो m एलसीएम ले लो, m एलसीएम लेते पहले ये इधर चला जाएगा m भी, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट इज 3m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, दैट इज 9m स्क्वायर, और उसके साथ में आपके पास में ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो गया 9m की पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 9m4 प्लस कितना हो गया 9m स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 1/√3, लेकिन हमें अबोव x एक्सिस चाहिए तो m की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा 1/√3। जैसे वैल्यू m की वैल्यू 1/√3 लेते हैं तो क्या हो गया 1/√3 x प्लस ये कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू y, और क्या लिख सकते हैं, इसको एलसीएम ले लो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल्स टू, जैसे लिखेंगे तो कितना हो गया x और कितना हो गया प्लस के 3। ये हमारा आंसर है, ये रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 59। कुछ नहीं करना था, प्रॉपर्टी को यूज करना था। आपको पता होनी चाहिए कि पैराबोला जो है उस पैराबोला की टेंजेंट क्या होती है, और नहीं पता तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप क्या करो x इक्वल टू 80 स्क्वायर मान लो, y इक्वल टू 280 मान लो, और मान करके उस इक्वेशन को क्या करो, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, जो पैराबोला की टेंजेंट आ गई उसके अंदर सेम रिजल्ट यहाँ पे यूज करो, इस सर्कल के सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक इलिप्स है, और उस इलिप्स की आपको क्या निकालनी, एसेंट्रिसिटी निकालनी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 60 और क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो है वो 2 है, 2 के अंदर है 2/3। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है एक इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 20y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक इलिप्स है, और इस इलिप्स की हमें क्या निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है। एसेंट्रिसिटी निकालने के फॉर्मूले हमें पता है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि इलिप्स है कैसा। तो इस इलिप्स को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, या हम कहें कि इसको सेंट्रल फॉर्म में चेंज करते हैं। सेंट्रल फॉर्म का मतलब होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट जिससे आसानी से फाइंड आउट हो सके। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ आ रहा है 9x स्क्वायर, यहाँ आ रहा है मेरे पास में 18x, तो इस 18 को मैं कितना सकता हूँ 2 × 9। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये 3x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 1 आएगा, तो इसके साथ में क्या ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 9x स्क्वायर, इसको मैं कितना लिख दूं 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूँ तो ध्यान से देखो कितना हो गया 3 स्क्वायर कितना हो गया 3 × 3 कितना हो गया 9, और 9 × 18 कितना हो 2 कितना हो गया माइनस के 18x, यहाँ से आ गया। अब देखो इसके साथ साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर के साथ में कितना आ रहा है 20y आ रहा है, तो 5y स्क्वायर को मैं कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 5y, ठीक है। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लेकिन ध्यान से देखो 5y स्क्वायर है, और 5y स्क्वायर से आप एक काम करो 5, यहाँ से मैंने क्या किया y स्क्वायर, यहाँ से मैं जैसे कॉमन लूंगा तो कितना हो गया माइनस के 4y हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं y-2 का होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो y-2 का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस के 4 और माइनस के 4 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ +4 कर लेता हूँ, जैसे +4 करूंगा तो माइनस के तो कितना लिखना पड़ेगा 20, यहाँ से मुझे माइनस का कितना लिखना पड़ेगा 9, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना माइनस का 16 इक्वल टू 0। मैंने इस तरह से इक्वेशन को लिख लिया। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया, यहाँ से मैंने कितना कॉमन ले लिया 9 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास में प्लस के 5, और यहाँ से ध्यान से देखो कितना हो गया y-2 का होल स्क्वायर। ये टोटल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो 45 आती है, और 45 उस साइड ले जाओ, ये 45 को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं ध्यान से देखो ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 को 55 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 5 एंड प्लस
y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 9 इक्वल टू 1। ध्यान से देखो ये किसकी इक्वेशन है, एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन है जिसका सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर फॉर्म, जिसका सेंटर जो है वो कितना 1,2। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली वो है कि इसके अंदर ये जो x एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग है ये 5 दे रखा है और y एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो a स्क्वायर की वैल्यू 5 है और b स्क्वायर की वैल्यू 9 है और यहाँ भी b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हमारा जो इलिप्स होता है उस इलिप्स की अब जो मेजर एक्सिस होगी वो मेजर एक्सिस तो कौन सी बन जाएगी आपके पास में y एक्सिस बन जाएगी और माइनर एक्सिस कौन सी बन जाएगी x एक्सिस, क्योंकि ऐसा रूल होता है कि हमेशा मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो माइनर एक्सिस के लेंथ से क्या होती है ग्रेटर होती है। तो इस इलिप्स को अगर मैं थोड़ा जनरली देखूं तो ये किस तरह का बनेगा, इस तरह से बनेगा। y एक्सिस के पैरेलल जो होगा, y एक्सिस तो मैं एग्जैक्टली नहीं कर सकता क्योंकि इसका सेंटर चेंज हो गया, तो ये y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो उसकी मेजर एक्सिस होगी। जब इस तरह का आपका बनेगा तो आपको अब क्या निकालना, एसेंट्रिसिटी निकालनी, और एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, जैसे रखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 1 माइनस e स्क्वायर, और e स्क्वायर की वैल्यू में कितना लिख सकता हूं, देखो ये 5/9 हो गया तो 1 माइनस के 5/9, सिंपल सी बात है। 9 माइनस 1 कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4/9। एसेंट्रिसिटी हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। दिस इंप्लाइज e की वैल्यू यहां से कितना हो गया 2/3 और हमें यही कैलकुलेट करना है, ये हमारा आंसर हो गया। तो पार्ट 7 में हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। आशा करता हूं आपको एक पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हर चीज समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और भी आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ और बताना चाहिए, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप या फेसबुक में हमें बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।